नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस की रामबाण सीरीज। इसमें हम जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको जीके जीएस का कम टाइम में रिविजन करना है तो सीरीज आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के अलावा एसएससी जीडी, एसएससी सीएसएल, सीजीएल, आरओ, पेट, लेखपाल, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर जीके जीएस से क्वेश्चन आते हैं तो सीरीज आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कह दो अपने माँ बाप से, उनके पसीने की हर एक बूंद को मोती से चमकाएंगे, मत सपने बड़े देख, पूरा करके हम दिखलाएंगे। मेहनत करिए क्योंकि मेहनत का कभी भी बेकार नहीं जाती और सफलता कभी शॉर्टकट से नहीं मिलती। आपको अगर जो जॉब चाहिए, जो पद चाहिए, तो आपको उसके लिए त्याग करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, तभी जॉब मिलेगी। तो चलिए आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को हमने क्या किया था, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया था। कौन से अनुसूची में जोड़ा है? देखिए, पंचायत ग्राम पंचायत के गठन की बात अनुच्छेद 40 में की गई है। लेकिन अनुच्छेद 40 क्या है? अनुच्छेद 40 का उल्लेख कहाँ पे है? हमारे भाग 4 में डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। लेकिन बात क्या होती है, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, सबसे पहले हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व को समझ लेते हैं। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में क्या है, आपके राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का उल्लेख है। डीपीएसपी हमने लिया कहाँ से है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया है। अब डीपीएसपी कैसे है? डीपीएसपी आपके अपरिवर्तनीय और आबादकारी है। अप्रवर्तनीय का मतलब क्या होता है? अगर आपके डीपीएसपी लागू नहीं हो रहे तो इनको लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते कि भाई राज्य हमारे डीपीएसपी को लागू नहीं कर रहा। आबादकारी राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है कि राज्य आपके डीपीएसपी को लागू करे। हाँ, लेकिन राज्य से अपेक्षा की जाती है कि भाई नीतियों के निर्माण में डीपीएसपी का ध्यान रखे। अब अनुच्छेद 40 में क्या था, ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किया गया था। लेकिन ये आता किसके अंतर्गत था? डीपीएसपी के अंतर्गत। तो ये क्या था, ग्राम पंचायतों के गठन की हमने बात कर दी थी, लेकिन ग्राम पंचायतों को उतनी शक्तियां नहीं थी, ग्राम पंचायतों के पास उतने नियम कानून नहीं थे, क्योंकि डीपीएसपी अप्रवर्तनीय होते हैं, अबाध्यकारी होते हैं। फिर इसके लिए हमने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, अलग अलग चीजें की, शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया। तो पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सी समिति आई थी? एलएम सिंघवी समिति। एलएम सिंघवी समिति, या जिसे हम लक्ष्मी मल सिंघवी समिति के नाम से जानते हैं। सबसे पहले एलएम सिंघवी समिति ने कहा था पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। पंचायत किस स्तर की होनी चाहिए? तो अशोक मेहता ने कहा था कि पंचायत कैसी होनी चाहिए? 2 स्तरीय होना चाहिए। जबकि बलवंत मेहता ने क्या कहा था? बलवंत मेहता के अनुसार पंचायत 3 स्तरीय होनी चाहिए। भारत में पंचायत कौन से स्तर के काम करती? तो हमारे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। अब पंचायत को लागू करने के लिए हमने संविधान संशोधन कौन सा किया? 73वां संविधान संशोधन किया 1992 में। 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया, जिसको हमने 24 अप्रैल 1993 को लागू किया था। इसलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। 74वां संविधान संशोधन 1993 में किया, जिसके माध्यम से हमने नगर पालिका को जोड़ा। पंचायत में कितने विषय होते हैं? पंचायत में आपके 29 विषय हैं। नगर निकाय में कितने विषय? नगर निकाय में 18 विषय। देखिए, अगर आपने इससे पहले पॉलिटी नहीं पढ़ी होगी तो हो सकता है चीज़ें आपको टफ लगें, तो सफलता सीरीज के अंतर्गत पॉलिटी की क्लासेस चैनल में पढ़ी हुई हैं, उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज क्या, रिवीजन के लिए तो थोड़ी सी स्पीड रहेगी। मैं चीज़ों को सिर्फ रिवीजन कराऊंगी, यहाँ पे पूरी थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी, हम फैक्ट पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, रिवीजन करना है, और इस तरीके से रिवीजन करने के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो 24 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले पंचायत लागू कहाँ पे हुई थी? सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर में लागू हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को
राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। पंचायत से जुड़ी हुई 3 समितियां याद रखिएगा। अशोक मेहता की समिति, बलवंत मेहता की समिति, इसके साथ साथ लक्ष्मी मिल की समिति। लक्ष्मी मिल की समिति ने क्या अनुशंसा की थी, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। देखो, अगर मैं किसी क्वेश्चन का कहती हूँ कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, तो उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इससे क्या होगा, चीज़ें आपको तैयार होंगी। बेशक आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं, लेकिन आप वीडियो को स्टॉप करिए, कमेंट में उसका आंसर लिखिए। ऐसे जब एक बार आंसर आप टाइप करते हैं ना, तो चीज़ें आपको याद होंगी। वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, चाहे जैसे देखिए, लेकिन जितने पॉइंट बताए जा रहे हैं उतने पॉइंट रोज का रोज याद कर लीजिए। अगर इससे पहले कि आपने सीरीज नहीं देखा, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पे इन सारी सीरीज को देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 23 अप्रैल को हम होंग जोंग दिवस मनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी सीएसएल के एग्जाम में, होंग जोंग दिवस कब मनाते हैं? तो होंग जोंग दिवस 23 अप्रैल को मनाते हैं। अब भाई 23 अप्रैल को मनाते कहाँ पे? तो मणिपुर में। मणिपुर में मनाते क्यों है? क्योंकि 23 अप्रैल 1891 में क्या हुआ था, एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था। तो इसमें जो शहीद हुए थे, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 23 अप्रैल को हम होंग जोंग दिवस के रूप में मनाते हैं। ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये बताइए, मणिपुर में कोई झील है क्या? हाँ जी, मणिपुर में आपकी कौन सी झील है? लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पे स्थित है? लोकटक झील आपके मणिपुर में स्थित है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, क्योंकि पहले की क्लास में अगर आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़ी मैं उनसे आपसे क्वेश्चन पूछती रहूँगी, वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम महिला विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बनी डॉक्टर नईमा खातून। ये पहली महिला है जो इसकी कुलपति बनी। कौन है? डॉक्टर नईमा खातून। तो करंट से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेंगे। 2024 का समर ओलंपिक कहाँ पे होगा? फ्रांस पेरिस में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले का कहाँ पे हुआ था? इससे पहले का आपके टोक्यो में हुआ था। कौन से नंबर का था? तो 32वां ओलंपिक था। अमोनिया का निर्माण किस विधि के द्वारा किया जाता है? अमोनिया का निर्माण हैबर विधि के द्वारा किया जाता है। अमोनिया निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? अमोनिया निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में हम आयरन का प्रयोग करते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। जो मानव को उत्सर्जीय पदार्थ के रूप में निर्माण किसका होता है? मानव में उत्सर्जीय पदार्थ के रूप में अमोनिया का निर्माण होता है। लेकिन फिर किडनी क्या कर देती है? अमोनिया को यूरिया में परावर्तित कर देती है। तो मानव का उत्सर्जीय पदार्थ क्या है? मानव को उत्सर्जीय पदार्थ है यूरिया। लेकिन मानव में उत्सर्जीय पदार्थ के रूप में निर्माण किसका होता है? अमोनिया का। अमोनिया को चेंज करके क्या बना दिया जाता है? यूरिया। और वैसे अगर प्रयोगशाला में पूछेगा अमोनिया का निर्माण कैसे होता है, तो प्रयोगशाला में अमोनिया का निर्माण हैबर विधि के द्वारा होता है। इस विधि से आपसे क्वेश्चन पूछता है। हैबर विधि में उत्प्रेरक का प्रयोग किसका करते हैं? हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में आयरन का प्रयोग करते हैं या लोहे के चूड़ का प्रयोग करते हैं। यह आप हैबर प्रक्रम के द्वारा अमोनिया निर्माण को देख सकते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, इसमें इसका अनुपात क्या होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है 1:3 के अनुपात में, जिससे अमोनिया का निर्माण होता है। अच्छा, अमोनिया का प्रयोग और कहाँ पे होता है? जैसे जो आपके पब्लिक टॉयलेट होती है, हम देखते हैं पब्लिक टॉयलेट में बहुत ज़्यादा तीव्र गंध आती है। किसके कारण होती है? वो अमोनिया के कारण होती है। अमोनिया क्या करते हैं? क्लोरीन से क्या करते हैं? क्रिया करके नाइट्रोजन ट्राइक्लोरेट बनाते हैं। हाइड्रोलिक अम्ल को क्या करता है? छोड़ देते हैं। HCl को अलग से निर्माण कर देता है। इसके साथ साथ इसका कृत्रिम रेशा बनाने में अमोनिया का प्रयोग करते हैं। बर्फ बनाने में और कोल्ड स्टोरेज में प्रशीतक के रूप में भी अमोनिया का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा इसकी उच्च होती है। अमोनिया की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 327 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। तो अमोनिया का प्रयोग कहाँ पे होता है? एक तो आपके कोल्ड स्टोरेज में होता है और कृत्रिम रेशा बनाने में भी अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पब्लिक टॉयलेट में तीव्र गंध किसके कारण आती है? पब्लिक टॉयलेट में तीव्र गंध आपके अमोनिया के कारण आती है। प्रयोगशाला में बना पहला कार्बनिक पदार्थ क्या था? यूरिया। यूरिया प्रयोगशाला में बना पहला कार्बनिक पदार्थ था। पहले कॉमनवेल्थ कप हुए थे? 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। आपको पता है कि अभी इस टाइम पे कुछ टाइम से ये आपके जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम करंट के चर्चा में है।
करंट में इसके सारे पॉइंट बनेंगे, उसको तो हम अलग से वीडियो में डिस्कस कर चुके हो, उसको जरूर देख लीजिएगा। लेकिन उससे जुड़ा स्टैटिक भी आपसे पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही में अगर कॉमनवेल्थ हुआ तो पहला कॉमनवेल्थ कब हुआ था, पहला कॉमनवेल्थ कहाँ पे हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हो रहा है, जो चीज़ें करंट में होती है उससे जुड़ा स्टैटिक क्वेश्चन पूछता है। 18वीं लोकसभा से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद करिएगा। जैसे प्रमुख गठबंधन है, एनडीए गठबंधन में कौन सी सीटें हैं, एनडीए गठबंधन में कौन सी पार्टी है, इंडिया गठबंधन में कौन है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इस बार के विपक्ष के नेता कौन बने, विपक्ष के नेता बने राहुल गांधी जी। 10 साल बाद लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता बना है, तो विपक्ष के नेता से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उसका एक अलग से वीडियो आएगा, देख लीजिएगा। 18वीं लोकसभा का और संसद भवन का वीडियो आ चुका है, उन दोनों को देख के इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। आगे देख लेते हैं, कह रहे 22वां कॉमनवेल्थ कहाँ पे हुआ था। भाई पहला तो हमें पता है कहाँ पे हुआ था, कनाडा में हुआ था। तो 22वां अभी आपको 2022 में कहाँ पे हुआ था, बकिंगम ब्रिटेन में हुआ था। अगर 22वां हुआ था तो 23वां कहाँ पे हुआ था, 23वां कॉमनवेल्थ 2026 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। 18वीं लोकसभा में कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था, 18वीं लोकसभा में 543 सीटों पर चुनाव हुआ था। चुनाव आपका 7 चरणों में संपन्न हुआ। चुनाव तो आपका 543 सीटों पर हुआ था, लेकिन मतदान कितनी सीटों पर हुआ था, मतदान आपकी 542 सीटों पर हुआ था, क्योंकि एक सीट क्या हुआ था, निर्विरोध चुनी गई थी। सूरत सीट से आपके मुकेश दलाल जी क्या हुआ था, निर्विरोध चुने गए थे, इसलिए मतदान हुआ है 542 सीटों पर। लोकसभा का उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ पे, आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख है। 80 में किसका उल्लेख है, राज्यसभा का उल्लेख है। 79 में किसका उल्लेख है, 79 में संसद का उल्लेख है। 74 में किसका उल्लेख है, मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। 53 में कहा गया कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया है। अच्छा, जो सत्र अवसान होता है, सत्र की पहली बैठक सत्र आहूत और सत्र अवसान कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन सत्र स्थगन कौन करता है, सत्र स्थगन करता है लोकसभा अध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्र आहूत और सत्र अवसान करेंगे राष्ट्रपति, लेकिन जो सत्र स्थगन, अगर आपको सत्र का स्थगन करना तो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में 18वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष कौन बने हैं, ओम बिरला जी। ओम बिरला जी पुनः 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बन चुके हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिरला जी थे। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी थे, 18वीं के भी वो पुनः बन चुके हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार जी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। अच्छा, अभी तक लोकसभा में जितने भी उपाध्यक्ष बने हैं उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली है, वहां से उसको देख लीजिएगा। अभी इस बार क्या हुआ, लोकसभा स्पीकर के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे, क्योंकि इस बार क्या हुआ, लोकसभा के लिए क्या हुआ, ध्वनि मत से मतदान हुआ था। अब ध्वनि मत से हुआ था तो विपक्ष ने भी क्या किया था, लोकसभा स्पीकर के लिए एक प्रत्याशी को खड़ा किया था। तो प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया गया था, राष्ट्रपति जी ने भातृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। ये कहाँ से, कटक उड़ीसा सीट से सीट जीत कर आए हैं। बाकी के पॉइंट को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। लोकसभा से जुड़े और पॉइंट है उन्हें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।